नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है अनुवांशिकी है दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं वन लाइनर क्वेश्चन दोस्तों, और जितने भी सारे प्रश्न हैं सब मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग दोस्तों जीव विज्ञान का अनुवांशिकी टॉपिक यानी चैप्टर। देखिए टॉपिक है आपको अनुवांशिकी दोस्तों। तो इसमें जो सबसे पहला है क्या करा कि वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें अनुवांशिकी लक्षण कहते हैं। यानी एक पीढ़ी से जो दूसरे पीढ़ी में जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, यानी अनुवांशिकी कहते हैं। देखिए अगर कहा अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधि और कारणों के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं दोस्तों। यानी कहने का मतलब कि जो एक से पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरण होता है उसके बारे में अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। कहता ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये वाला दोस्तों। कहता अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। किसे कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर मेंडल यानी ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। अनुवांशिकता का पिता किस वैज्ञानिक को कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। कहता है किस वैज्ञानिक ने 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया था, तो ये डब्ल्यू वाटसन था दोस्तों। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। बोला जेनेटिक्स शब्द यानी कि अनुवांशिकी का जो नाम सबसे पहले जो प्रयोग किया था इस शब्द का, किसने किया था, डब्ल्यू वाटसन ने किया था। यानी इसको इस टाइप से भी बोल सकते हैं कि जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, डब्ल्यू वाटसन ने किया था। किसने किया था, डब्ल्यू वाटसन ने किया था। उसी प्रकार पूछ रहा है कि किस वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। जीन शब्द का प्रयोग किया था तो आपको जोहानसन ने किया था। किसने किया था, जोहानसन ने। ये भी बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। अगला कहता है जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप कहते हैं। कहता है जीवधारी के अनुवांशिक संगठन को उस क्या कहते हैं, बोला जीवधारी के अनुवांशिक संगठन को क्या कहते हैं, तो जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। अगला अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का उपयोग किया था, यानी अनुवांशिकी से संबंधित जो प्रयोग किए थे उसके लिए मेंडल साहब ने कौन सा पौधे का प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे का प्रयोग किया था। मटर के पौधे का प्रयोग किया था। देखिए आगे क्या कर रहा है कि मेंडल ने पहले एक जोड़ी विपरीत गुणों तथा फिर दो जोड़ी विपरीत गुणों की अनुवांशिकी का अध्ययन किया, जिन्हें क्रम से क्या कहें, तो उन्हें क्या कहा कि एक संकरीय तथा द्विसंकरीय क्रॉस कहते हैं उसको। अगला कहता है एक जोड़ा विपर्यायी गुणों वाले शुद्ध पिता या माता में संकरण करने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं और अप्रभावी गुण छिप जाते हैं। यह मेंडल के किस नियम को निरूपित करता है, तो आपको ये करता है प्रभाविकता का नियम, यानी कहे द लॉ ऑफ डोमिनेंस का नियम का पालन करता है। ये ग्रेगर साहब के मेंडल हैं, मतलब ग्रेगर मेंडल का नियम है, प्रभाविकता का नियम के कारण ही ऐसा होता है। चलते हैं आगे देखते हैं। लक्षण कारकों के जोड़ों के दोनों कारक युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं तथा इनमें से केवल एक कारक ही किसी एक युग्म में पहुंचता है, तो इस नियम को क्या कहते हैं, तो पृथक के कारण होते अलग हो जाते हैं ना, उसको क्या कह सकते हैं, पृथक्करण का नियम है ना। यानी कि इसको आप भी बोल सकते हैं शुद्धता का नियम। अगला, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के पृथक्करण स्वतंत्र रूप से हो जाता है। एक लक्षण की अनुवांशिक गति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। यह मेंडल के किस नियम का है, तो स्वतंत्र अपवहन का नियम, स्वतंत्र व्यूहन का नियम है मेंडल साहब का। अगला देखिए क्या करा कि एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी रूप प्रकट करने वाले है। मतलब बोला एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी रूप को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को एक दूसरे को क्या कहते हैं, तो युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। अगला, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो जीनों की इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो सहलगनता कहते हैं।
अगला, जो जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होते हैं, जो जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होते हैं और एक साथ वंशानुगत होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो सहलग्न जीन कहते हैं या लिंकेज जीन्स कहते हैं। अगला क्या करा है कि एक्स गुणसूत्र पर स्थित जीन हीलिंग संलग्न जीन को क्या कहते हैं? तो इसको आपकी क्या कहा जाता है? कहता है इसका प्रभाव नर तथा मादा दोनों पर पड़ने के कारण होता है। अगला, लिंग सहलगनता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या किसने की थी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। लिंग सहलगनता की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी, यानी विस्तृत जानकारी किसने दी थी? तो मॉर्गन ने दी थी। कब दी थी? 1910 ईस्वी में मॉर्गन साहब ने दी थी। अगला कहता है लिंग सहलगन गुण किसमें ज्यादा पाए जाते हैं, यानी लिंग जो सहलगन गुण है आपको किसमें ज्यादा पाए जाते हैं? तो आपको स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा पाए जाते हैं। देखिए अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कहता गुणसूत्र का नामकरण 1988 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने की थी? तो डब्ल्यू वाल्डेयर ने की थी। डब्ल्यू वाल्डेयर ने किया था। कितना बार पूछा हुआ है दोस्तों। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जीनोम कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। देखिए आगे क्या करा है कि गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव के कोशिकांग में स्थित हो तो उन्हें क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा जीन कहते हैं, है ना। अगला, 1956 ईस्वी में जीन की आधुनिक विचारधारा किस वैज्ञानिक ने दी थी? यानी बोल रहा है इसका जीन का जो आधुनिक विचारधारा आपको है किसने दी थी? तो एस बेंजर ने दिया था। एस बेंजर ने दिया था 1956 ईस्वी में। देखिए कहता है ना कि बेंजर के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? बेंजर के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? तो सिस्टोन कहते हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला करा, बेंजर के ही अनुसार आपको उत्परिवर्तन की इकाई को क्या कहते हैं? तो म्यूटॉन कहते हैं। अगला कहता है बेंजर के ही अनुसार पुनः संयोजन की इकाई को क्या कहते हैं? पुनः संयोजन की इकाई को क्या कहते हैं? तो रेकॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेकॉन कहते हैं। देखिए अगला, ये सब अब गुणसूत्रों की संख्या महत्वपूर्ण है दोस्तों। किसमें कितना गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों, उसी से रिलेटेड है। जैसे इसको हम टिक से भी याद करेंगे। जैसे मानव में कितने आवश्यक एमिनो एसिड पाए जाते हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 20। कितने एमिनो पाए जाते हैं? तो 20। अब देखिए गुणसूत्र हैं, किसमें कितना गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो कहता है एस्कैरिस में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र? 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए मच्छर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मच्छर में 6 गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए मच्छर कहे तो कितना गुणसूत्र? 6। परंतु घरेलू मक्खी कहे तो कितना? तो 12। देखिए इसको इस टाइप से भी याद कर सकते हैं कि मच्छर के 6 पैर होते हैं, है ना। और तो छोटा मच्छर छोटा होता है मान चलिए, और घरेलू मक्खी क्या होता है? बड़ा, तो इसका दुगुना कर सकते हैं। घरेलू मच्छर में 6 और मक्खी में कितना? 12। देखिए मटर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 14। देखिए इसको याद करने का एक छोटा सा टिप्स है। मटर कहे तो एम दोस्तों, है ना। तो एम में अगर 1+1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 14। इस टाइप से थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेशन करके रख सकते हैं कि एम का मतलब होता है 13, है ना। 13 कोड है और उसमें +1 करेंगे यानी 14। इस प्रकार से कहते हैं मटर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 14। प्याज में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 16 होते हैं। प्याज में कितने गुणसूत्र होते हैं? 16। देखिए इसको याद करना टिप्स। प्याज देखिए पी से लिखाएगा और पी का जो कोडिंग है दोस्तों आपको 16 है, यानी इसका 16 हो जाएगा। देखिए मक्का में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मक्का में आपको 20 गुणसूत्र होते हैं। इसको याद करने का टिप्स क्या है? मक्का, तो देखिए आपको जैसे मकई का जो आप भुट्टा देखे होंगे तो उसमें आप मान के चलिए कि उसमें कितना गोटी था, जो छोटा छोटा जो उसमें होता है गोटी, उसमें मान चलिएगा दिमाग में कैलकुलेट किया कि उसमें टोटल 20 गोटी था। कितना गोटी निकला? 20 गोटी। देखिए टमाटर में कितने गुणसूत्र है? तो टमाटर में आपको 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए इसको याद करने का टिप्स है। देखिए टमाटर को टी कहते हैं, टी से टमाटर है, इसका कोडिंग कितना होता है? 20, है ना। और देखिए टमाटर 20, 21, 22, 23, 24, यानी इस प्रकार से याद रखते हैं। ये छोटा सा दिमाग में मतलब कैलकुलेट करके याद रखिए, जिससे आपको भुला नहीं पाएंगे दोस्तों। चलिए आगे देखिए, आगे भी इसी टाइप से बहुत है। देखिए आगे क्या कर रहा है कि मेढक में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मेढक में आपको देखिए, मेढक में आपको 26 गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए इसको याद करने का टिप्स क्या? मेढक तो एम से लिखाएगा, एम का कोडिंग होता है कितना?
एम का आपको कोडिंग होता है 13, एम का कोडिंग कितना होता है 13। तो इसको दिमाग में से कैलकुलेट किया कि इसको 2 से गुना कर देंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा। नींबू, देखिए नींबू एक छोटा वाला होता है दोस्तों, एक क्या होता है बड़ा वाला होता है। तो छोटा वाला कहे तो 18, बड़ा वाला कहे तो 36। अगला, बिल्ली में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो बिल्ली में कितने 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं। चूहे में कितने गुणसूत्र, तो चूहा में 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। याद करने का टिप्स इसका, च से चूहे, च से मतलब 40 भी होता है, इस टाइप से याद कर सकते हैं। गेहूं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो गेहूं में आपको कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं 42। खरगोश में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो खरगोश में आपको कितने 44 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, है ना। जबकि आलू हो गया, चिंपैंजी हो गया, आलू, चिंपैंजी और इसमें कितना 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। चिंपैंजी, आलू में कितने 48, चिंपैंजी में कितने 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए तंबाकू में भी कितना गुणसूत्र पाए जाते हैं, तंबाकू में भी आपको 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए अगला जो है क्या करा है कि घोड़े में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो घोड़े में आपको 64 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने 64। देखिए कुत्ते में कितने गुणसूत्र, कुत्ता में आपको 78 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसको याद करने का टिप्स थोड़ा सा लगा सकते हैं कि कुत्ता जो है सप्ताह 7 दिन, हफ्ता का 8 दिन मतलब भूखता है, यानी सप्ताह 7 हफ्ता का 8 दिन, यानी 7 से 8 दिन तक भूखते रहते हैं कुत्ता, यानी 7 से 8 यानी 78 हो जाएगा। कबूतर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो कबूतर में 80 गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए सबसे अधिक टेरिडोफाइटस में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 1300 से लेकर 1600 के बीच गुणसूत्र पाए जाते हैं टेरिडोफाइटस में। अगला क्या करा है कि 1962 ईस्वी में डीएनए पॉलीमेरेज नामक एंजाइम का खोज किया गया था, है ना। किस वैज्ञानिक ने किया था, तो आर्थर कॉर्नबर्ग ने किया था, आर्थर कॉर्नबर्ग ने किया था। चलते हैं आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें अनुवांशिक से संबंधित इतने सारे प्रश्न थे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे दोस्तों, उसको मैंने बताया। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।